Hello students, I am Dr. Divakar from School of Biology. इस लेक्चर में सबसे पहले हम पेंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को कवर करेंगे। पेंक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही है। इसके एक्सोक्राइन पार्ट को पेंक्रियाटिक एसाइनी कहते हैं, which forms about 98% part of pancreas and that secretes pancreatic juice, जिसमें बहुत सारे digestive enzymes होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एंडोक्राइन पार्ट के बारे में करना है और एंडोक्राइन पार्ट जो छोटा सा पार्ट है पैंक्रियाज का इज कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस डिस्कवरर के नाम पर। इट फॉर्म्स ओनली 2% पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। ये एंडोक्राइन फंक्शन करता है। ये आइलेट्स ऑफ सेल्स, आइलैंड ऑफ सेल्स है। 4 तरह के सेल्स होते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये नाम लिखा हुआ है, बीटा, अल्फा, डेल्टा एंड एफ सेल्स, जो कि रिस्पेक्टिव हार्मोन सिक्रीट करते हैं। बीटा से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकागन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन और एफ सेल से पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसमें डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन है? इंसुलिन। तो पहले हम इंसुलिन के बारे में करेंगे। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है और ये 2 पेप्टाइड चेन का बना होता है, जिसको डेजिग्नेट करते हैं अल्फा एंड बीटा से, जिसमें नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स 21 और 30 होता है। टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स 51 हुआ इंसुलिन के अंदर। और ये दो जो पेप्टाइड हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, जो कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड के बारे में होता है। इंसुलिन की डिस्कवरी का क्रेडिट बेंटिंग एंड बेस्ट को जाता है, जिन्होंने पैंक्रियाज ऑफ डॉग के पैंक्रियाज से इन्होंने इंसुलिन को सबसे पहले आइसोलेट किया। लेकिन इंसुलिन में जो 51 एमिनो एसिड्स होते हैं वो किस ऑर्डर में लगे होते हैं, इट वॉज वर्कड आउट बाय सेंगर, जिनको इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज मिला था। एक्चुअली प्रोटीन, ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन वाज द फर्स्ट प्रोटीन whose एमिनो एसिड सीक्वेंस वाज वर्कड आउट, और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसी डिस्कवरी के बाद हम ये जान पाए कि प्रोटीन्स में एमिनो एसिड का सीक्वेंस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। इंसुलिन क्योंकि एक प्रोटीन है तो उसके लिए सिंथेसिस के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल जीन होगा। वो जीन ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर 11 के शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट होता है। अब इंसुलिन के फंक्शंस के बारे में करेंगे। इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर का मतलब है कि वो हार्मोन जो ब्लड में इंसुलिन के लेवल को कम करता है जब शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए। शुगर लेवल जब भी नॉर्मल से ज्यादा होता है तो इंसुलिन सिंथेसाइज होते हैं और वो शुगर लेवल को नॉर्मल पर ले आता है, तो इसलिए इसको हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। तो कैसे कम करता है कि जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल यदि ज्यादा है तो ब्लड के ग्लूकोज को ये लिवर के सेल में भेज देता है, लिवर सेल की परमिलिटी को बढ़ा देता है। लिवर के अंदर जाकर के, लिवर के सेल में जाकर के वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए इसको एनाबोलिक हार्मोन भी कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन। ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था उसको वो लिवर में भेज देता है और लिवर में जाकर के वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। तो ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज सिर्फ इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज की परमिलिटी को बढ़ाता है। लिवर का जो मेम्ब्रेन है, हेपेटिक सेल का जो मेम्ब्रेन है, उसकी जो परमिबिलिटी है एमिनो एसिड के लिए, उसको भी ये इंक्रीज करता है। अब एमिनो एसिड अंदर जाएगा तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा और प्रोटीन इज नीडेड फॉर ग्रोथ। इसलिए ग्रोथ के लिए इंसुलिन का जो इफेक्ट है वो ग्रोथ हार्मोन के साथ वो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट करता है। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट हम किसको कहते हैं? साइनर्जिस्टिक इफेक्ट हम कहते हैं जब एक कोई हार्मोन दूसरे हार्मोन के फंक्शन को सपोर्ट करता है, दोनों मिलकर के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका काम है, इस हार्मोन का काम है ग्लूकोज लेवल को लो रखना, हाई नहीं होने देना। यदि एक तरफ ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, ग्लूकोज बनता रहेगा और ब्लड में शुगर लेवल क्या होगा? हाई हो जाएगा। इसका काम है ब्लड में शुगर लेवल को कम करना।
और इसके लिए ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। अब इंसुलिन का हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन के कारण जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ हाइपर सिक्रीशन। यदि इंसुलिन ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा हो तो ब्लड का लगभग मोस्ट ऑफ द जो ग्लूकोज है वो लिवर में चला जाएगा। ब्लड में शुगर लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया यदि जरूरत से ज्यादा हो जाए, द शुगर लेवल गोज बिलो 40 मिलीग्राम, तो पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है। और अनकॉन्शियस क्यों हो जाता है? उसकी वजह यह होती है कि न्यूरॉन जो हमारे न्यूरॉन है वो सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी डिराइव करते हैं, और ग्लूकोज का लेवल यदि ब्लड में कम हो जाए तो न्यूरॉन को जो सप्लाई है ग्लूकोज का वो कम हो जाएगा और पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है। इसको इंसुलिन शॉक कहते हैं। इस पर्सन को यदि तुरंत ग्लूकोज वगैरह बाहर से ना दिया जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। तो ये इंसुलिन का इफेक्ट ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन। अब इंसुलिन का इफेक्ट करेंगे हम हाइपोसिक्रीशन के कारण। हाइपोसिक्रीशन के कारण क्या होगी? जब इंसुलिन नॉर्मल अमाउंट से कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, इट विल लीड टू हाइपरग्लाइसेमिया। क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड में शुगर लेवल को कम करना, तो शुगर लेवल कम नहीं हो पाएगा और शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता रहेगा। उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। तो ये नॉर्मल शुगर लेवल है 80 टू 120 मिलीग्राम। यदि इंसुलिन सिक्रीट ना हो तो ये शुगर लेवल क्या होगा? बढ़ता रहेगा and it will lead to hyperglycemia, persistent increase in sugar level in the blood। और जब वो शुगर लेवल 180 से ज्यादा हो जाता है, 180 को रीनल थ्रेशोल्ड कहते हैं। रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब है कि जिस अमाउंट तक ग्लूकोज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है किडनी में, उस समय एब्जॉर्ब हो जाता है 180 तक। लेकिन यदि लेवल 180 से ज्यादा हो जाए तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो यूरिन के साथ पास होने लगता है, और यूरिन के साथ जब ग्लूकोज पास होने लगता है तो इस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ग्लूकोज इन द यूरिन। और जब ये शुगर लेवल बढ़ता रहता है यूरिन में, एक समय ऐसा आता है कि और वो लेवल आता है एबव 250 से 50 से ज्यादा हो जाए, ग्लूकोज इतना ज्यादा यूरिन में अपीयर होने लगता है कि यूरिन का जो टेस्ट है वो स्वीट हो जाता है। इसलिए इसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। मेलाइटस का मतलब होता है स्वीट, डायबिटीज का मतलब है एक्सेसिव यूरिनेशन। तो डायबिटीज मेलाइटस वर्ड का पूरा मतलब क्या हुआ? स्वीट यूरिन। और स्वीटनिंग के कारण क्या होगा? स्वीटनिंग के कारण, स्वीटनिंग की वजह क्या होगी? स्वीटनिंग की वजह होगी इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। इसके सिम्टम्स क्या है? डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम्स। डायबिटीज वर्ड का मतलब जैसे हमने कहा कि एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। एक्सेसिव यूरिनेशन को पॉलीयूरिया भी कहते हैं। अब एक्सेसिव यूरिनेशन होगा तो एक्सेसिव थर्स्ट भी होगा, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो थर्स्ट सेंटर इंड्यूस होगा तो डायबिटिक लोगों को प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। इस कंडीशन को पॉलीडिप्सिया कहते हैं। अब ग्लूकोज हमारे बॉडी का प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, और ग्लूकोज तो यूज हो नहीं पा रहा क्योंकि ग्लूकोज तो बॉडी से यूरिन के साथ वो एक्सक्रीट हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भूख ज्यादा लगती है, पॉलीफेजिया, एक्सेसिव हंगर। अब ऐसा होगा कि जब ग्लूकोज यूज नहीं होगा तो दूसरा सोर्स है एनर्जी का, और दूसरा सोर्स है एनर्जी का फैट्स। तो फैट्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बॉडी वेट कम होता है, एंड बॉडी वेट कम होने के साथ साथ फैट से ऑक्सीडेशन से कीटोन बॉडीज भी प्रोड्यूस होते हैं। कीटोन बॉडीज लार्ज अमाउंट में यूरिन के साथ यदि एक्सक्रीट हो रहा हो तो ये भी एक डायबिटीज का इंडिकेशन होता है। डायबिटीज का ये भी एक इंडिकेशन होता है। तो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। कीटोन बॉडीज गिव स्वीट स्मेल टू द यूरिन। ये सब कुछ कॉमन सिम्टम है। दूसरा है कि हीलिंग पावर कम हो जाती है, विजुअल एबिलिटी कम हो जाती है, हार्ट और किडनी की फंक्शनिंग पर इफेक्ट पड़ता है। लगभग बॉडी के हर ऑर्गन पर कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है डायबिटीज के कारण। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस जो है दो तरह की, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है।
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। बीटा सेल डिस्ट्रॉय होगा तो इंसुलिन का सिक्रीशन धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। जब इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने लगेगा तो ब्लड में शुगर लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और जब ज्यादा होगा तो वो यूरिन के साथ पास होगा। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी में इंसुलिन की कमी है तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना होता है, इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो बाहर से यूज होने वाला जो इंसुलिन है, जो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से बनाया गया था, इट वाज कॉल्ड एज ह्यूमुलिन। आगे हम पढ़ेंगे कि +2 में ह्यूमुलिन बनाने वाली कंपनी एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली। आईडीडीएम को जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। इसके केसेस यंग एज में, जो आजकल डायबिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है बच्चों में, यंग एज में जुवेनाइल इसीलिए कहते हैं। 40 के पहले के जो केसेस हैं टाइप 1 डायबिटीज में आते हैं। दूसरा है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि इंसुलिन ऑलरेडी हमारे बॉडी में सिक्रीट हो रहा है, लेकिन फिर इंसुलिन काम क्यों नहीं करता, क्योंकि इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं सेल पर वो रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो इसलिए इंसुलिन होते हुए भी इंसुलिन काम नहीं करता, ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होकर के इंसुलिन इंडिपेंडेंट कहेंगे। ये मोस्टली ओबीज लोगों में देखा जाता है। ओबीज लोगों में क्यों, क्योंकि ओबीज लोगों में फैट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण इंसुलिन के रिसेप्टर को वो कवर कर लेता है, और इंसुलिन का रिसेप्टर यदि फैट से कवर्ड हो जाए तो इंसुलिन काम नहीं करेगा। तो इसलिए एडल्ट ऑनसेट इसलिए बोला जाता है कि इसके केसेस ज्यादातर बाद में देखने को मिलते हैं, लेट एज में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती बॉडी में, ठीक है। तो इसमें इसको ट्रीटमेंट के लिए डाइट वगैरह फॉलो किया जाता है, डाइट कम लेना होता है, एक्सरसाइज करते हैं ताकि बॉडी का वेट कम हो। बॉडी का वेट कम होगा तो फैट्स जो उन रिसेप्टर को कवर करके रखे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे ये अपने भी ठीक हो सकता है। अर्ली स्टेज में ये पूरी तरह से क्योरेबल है, लेकिन बाद में जो इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है वो इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस में कन्वर्ट भी हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे पता करते हैं कि इंसुलिन कैसे पता करते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस से कोई सफर कर रहा है या नहीं कर रहा। ये फास्टिंग शुगर लेवल हमारा 70 to 90 मिलीग्राम है। फास्टिंग शुगर लेवल 70 to 90 मिलीग्राम है 100/100 ml ऑफ ब्लड, और 110 जो है मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड ये अपर लिमिट है। तो हम थ्योरेटिकली कहेंगे कि यदि किसी का ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग शुगर लेवल 100 ml से 100 ml ब्लड में 110 मिलीग्राम से ज्यादा है तो पर्सन इज सपोज टू बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस। लेकिन इससे सिर्फ ये पता चलेगा कि डायबिटीज मेलाइटिस से वो सफर कर रहा है, वो टाइप 1 से सफर कर रहा है या टाइप 2 से सफर कर रहा है, इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है इंसुलिन के लेवल से। अब देखो कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल को डिटेक्ट किया जाता है और ये पाया जाता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज हैं उसमें इंसुलिन जो है, फास्टिंग इंसुलिन वो लगभग नील होगा। क्यों नील होगा? क्योंकि वो तो ऐसे ही सिक्रीट हो रहा है उसमें बहुत कम। तो इस टाइप 1 डायबिटीज के लोगों में इंसुलिन जो है वो लीस्ट अमाउंट में होगा, और ये मैक्सिमम अमाउंट में होगा टाइप 2 डायबिटीज के लोगों में। क्यों? क्योंकि उसमें इंसुलिन यूज नहीं हो रहा, तो उसमें इंसुलिन तो ऐसे ही इकट्ठा है बॉडी के अंदर। तो टाइप 2 में इंसुलिन का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और टाइप 1 के मरीज में इंसुलिन का अमाउंट नहीं के बराबर होगा। नॉन डायबिटिक पर्सन में ये मॉडरेट लेवल में। डायबिटीज का पता करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग डायबिटीज। उसमें ऐसा करता है, ये कर्व जो है प्लॉट किया गया है डायबिटिक पर्सन का कर्व है और ये नॉर्मल पर्सन का कर्व है। नॉर्मल पर्सन को जैसे हमने क्या किया कि एक बार तो फास्टिंग लेवल ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि उस पर्सन को ब्रेकफास्ट करा देते हैं या फिर 70 ग्राम जो है ग्लूकोज पानी के साथ पिला देते हैं। तो ग्लूकोज जब हम
बॉडी में इंड्यूस करेंगे तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ब्लड में शुगर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों में देखने बढ़ रहा है, नॉन डायबिटिक पर्सन में भी बढ़ रहा है, डायबिटिक पर्सन में भी बढ़ रहा है। जब हम ग्लूकोज बाहर से इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी में तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जो नॉन डायबिटिक पर्सन है इसमें ये जो बढ़ा हुआ लेवल है विद इन 2 आवर्स फिर से नॉर्मल पर आ जाता है। नॉर्मल पर क्यों आ जाता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन सिक्रीट होगा और इंसुलिन शुगर लेवल को क्या करेगा, नॉर्मल कर देगा। लेकिन इसमें 2 घंटे के बाद देखिए, 2 आवर्स के बाद भी लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है। मतलब इसमें इंसुलिन की कमी है। तो इससे पता चल जाएगा कि whether the person is suffering from insulin, whether the person is suffering from diabetes or not. इससे डायबिटीज का पता चलेगा, टाइप 1 और डायबिटीज का, टाइप 2 डायबिटीज का पता चलेगा इससे कि उसमें इंसुलिन का लेवल कितना है। ये तो हो गया इंसुलिन के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। दूसरा है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का जो रोल है वो एंटागोनिस्टिक है इंसुलिन का। जो इंसुलिन का काम था उसका बिल्कुल अपोजिट, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। मतलब इसका काम है, इसको हम हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, एक तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से भी ग्लूकोज बनाता है, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पर क्योंकि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे, इसको कैटाबॉलिक हार्मोन कहेंगे। एनाबॉलिक ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम, कैटाबॉलिक हार्मोन, कैटाबॉलिक हार्मोन कहेंगे। इंसुलिन एनाबॉलिक इफेक्ट्स हो करता है और ये कैटाबॉलिक इफेक्ट्स हो। ग्लूकागन का फंक्शन हो गया। देन फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन ये लोकल हार्मोन की तरह काम करता है। लोकल हार्मोन किसको कहते हैं, जो जहां पर सिक्रीट होता है वहीं पर काम करता है, उसको लोकल हार्मोन कहते हैं। तो इट इज इनहिबिटर ऑफ बोथ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ये इनहिबिटर है दोनों का। लेकिन कब किसको इनहिबिट करेगा, यदि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो वो ग्लूकागॉन को इनहिबिट करेगा, यदि शुगर लेवल कम है ब्लड का तो इंसुलिन को इनहिबिट करेगा। तो ये इनहिबिटर माना जाता है सोमैटोस्टैटिन। पेंक्रियाज में सिक्रीट होते हैं और पेंक्रियाज में ये काम करते हैं। दैट्स व्हाई सोमैटोस्टैटिन इज कॉल्ड एज द लोकल हार्मोन। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो चौथा हार्मोन है इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, ये ये जो है इसका रियल फंक्शन नॉन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इट इज इनहिबिटर ऑफ सोमैटोस्टैटिन। ठीक, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हो गया। अब दो छोटे छोटे ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन हम करेंगे, टेस्टिस एंड ओवरी। दोनों ही हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पर डिटेल्स नहीं करेंगे, बहुत बेसिक फंक्शन करेंगे हम टेस्टिस एंड ओवरी का। पहले टेस्टिस हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। एक्सोक्राइन इसलिए कि ये स्पर्म बनाता है, स्पर्म ट्रेवल्स वाया डक्ट, ये एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। लेकिन ये कई हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, तो विच ट्रेवल्स वाया ब्लड, एंडोक्राइन फंक्शन हो गया। ह्यूमन बीइंग में जो टेस्टिस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो एब्डोमेन में होता है, ठीक है। लेकिन एडल्ट्स में ये आउटसाइड द एब्डोमेन स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। ये दो होते हैं, दो टेस्टिस हैं। इंटरनली टेस्टिस के बड़े सारे पार्टीशंस होते हैं। हर पार्टीशन में अ, हर पार्टीशन में कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक स्पर्म बनाने वाला सेल जिसको स्पर्मेटोजेनिक सेल कहते हैं, और एक सर्टोली सेल जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, नरिश करता है। तो ये जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, ये स्पर्म कई तरह के डक्ट से पास होता है। डक्ट्स का नाम है एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये दोनों ग्लैंड है जो फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को मूव करने के लिए। यूरेथ्रा है, ये सब डक्ट है। तो इन डक्ट से क्योंकि स्पर्म पास होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो परफॉर्म करता है लेडिक सेल, which is present in east testis lobe outside the seminiferous tubule. Seminiferous tubule के बाहर ये सेल प्रेजेंट होता है, लेडिक सेल, which secretes
एंड्रोजन। एंड्रोजन कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन, और सबसे इंपॉर्टेंट मेल सेक्स हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक स्टेरॉयड हार्मोन है। इसके फंक्शंस देखिए, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, स्पर्म बनाने के प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टर, मेल का जो सेक्स कैरेक्टर है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सियल हेयर, लो पिच वॉइस, है ना, ये एग्रेसिवनेस, ऑल आर फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये इट इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करने में टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसी को, ये जो मेंटेनेंस ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर है, इसको लिबिडो बोला जाता है। टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक इफेक्ट शो करता है ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई बॉडी ऑफ मेल इज मोर मस्कुलर एज कंपेयर टू फीमेल। ये टेस्टिस है, दो टेस्टिस है, इसके निकलने वाले डक्ट्स हैं ये सब, जिससे स्पर्म ट्रेवल करता है और ये डक्ट आगे चल करके मिल जाता है और फिर एक कॉमन डक्ट बन जाता है। इनका डिस्क्रिप्शन हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ हार्मोन्स वगैरह के बारे में किया है थोड़े बहुत। इनका डिटेल्स जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब आप 12 क्लास में आते हैं तो वहाँ पर इनकी डिटेल्स करें। यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सिर्फ। ओवरी, जो कि फीमेल गोनेड है, गोनेड उस ऑर्गन को कहते हैं जहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस और ओवरी मेल एंड फीमेल गोनेड का, ये भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ से ओवम बनता है तो डक्ट में रिलीज होगा फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है, हार्मोन का सिक्रीशन। तो ओवरी जो है, ओवरी का नंबर भी 2 है और ओवरी का लोकेशन ये एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ यूट्रस। ठीक है, बर्थ के समय दोनों ओवरी में बिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं और यही फॉलिकल बाद में मैच्योर होकर के एग में चेंज होता है। तो ऐसा माना जाता है कि फीमेल की फर्टिलिटी लाइफ फीमेल की कहते हैं प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज तक की लाइफ, प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज तक, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, हर मंथ में एक एग रिलीज होता है। तो लगभग 450 एग का फॉर्मेशन होता है। बाकी के जो फॉलिकल्स थे वो सब खत्म हो जाते, डिजेनरेट हो जाते। ओवरी से सिक्रीट होने वाले जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो एक एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। दोनों स्टेरॉयड हार्मोन, दोनों कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव हार्मोन। एस्ट्रोजन, इसको ओ से भी लिखते हैं, ई से भी लिखते हैं, दोनों ही एक ही चीज है। बहुत सारे फॉर्म होते हैं एस्ट्रोजन के, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है एस्ट्राडियोल, विच इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो इसे सिक्रेट करता है। और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? एक तो है कि ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में वो हेल्प करेगा, मेल में सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। यही कारण है कि फीमेल में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, तो ये सब कुछ एस्ट्रोजन के फंक्शंस हो गए। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का जो बेसिक फंक्शन है वो है कि यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकेंड हाफ होता है उसमें यूट्रस इज प्रिपेयर्ड फॉर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना इसका काम है, प्रोजेस्टेरोन का काम है। इसका सोर्स क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसका सोर्स है कॉर्पस लूटियम। व्हाट इज कॉर्पस लूटियम? जब ओव्यूलेशन होगा उस समय फॉलिकल रप्चर होते हैं एग को रिलीज करने के। एग को रिलीज करने के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल है वही एक टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड में चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम जो है, कॉर्पस लूटियम का जो फॉर्मेशन होता है वो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल से होता है सून आफ्टर ओव्यूलेशन। कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा। इसका काम क्या है? ये प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। ये एंडोमेट्रियम जो इनर वॉल है यूट्रस की, उसकी शेडिंग को रोकता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम में जो शेडिंग होगी वही तो बाद में प्लासेंटा में चेंज होता है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन ओव्यूलेशन हुआ तो प्रेगनेंसी हो गया ऐसा जरूरी नहीं है। तो बाय द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल
यदि प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा, और कॉर्पस एल्बिकेंस में जैसे ही चेंज होगा प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन जैसे ही बंद होगा एंडोमेट्रियम की शेडिंग शुरू हो जाएगी और एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन को हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोला जाता है। पूरे प्रेगनेंसी के दौरान इनिशियली तो शुरू में 3 मंथ तक कॉर्पस लूटियम उसे सिक्रीट करता है, लेकिन बाद में जो प्रेगनेंसी के रेस्ट ऑफ द मंथ है उसमें प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है वो प्लासेंटा खुद करता है। प्लासेंटा खुद एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है जो प्रेगनेंसी के समय डेवलप होता है। तो ये कई हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन का रोल इसलिए है कि पूरे प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी यदि इसका लेवल कम हो जाए, कभी भी इसका लेवल कम हो जाए तो फीटस क्या होगा, एबॉर्ट हो जाएगा। क्यों एबॉर्ट हो जाएगा? क्योंकि फीटस इज अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में कौन हार्मोन रोल प्ले करता है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में कौन हार्मोन रोल प्ले करता है? ये प्ले करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो दिस इज व्हाट ओवरी एंड इट्स हार्मोन। इसके साथ ही हमने एंडोक्राइन सिस्टम फिनिश कर दिया। अब जो छोटे छोटे हॉर्मोन्स और भी हैं जो किडनी से सिक्रीट होते हैं या एलिमेंट्री कैनाल से सिक्रीट होते हैं, वो सारे हॉर्मोन्स का डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना, रेस्पेक्टिव टॉपिक में किया हुआ है। ये टॉपिक इसके साथ ये पूरा होता है।